नमस्कार, मैं विनोद सेन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं और 12वीं की कंबाइंड क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वह है भाषा। ठीक है, तो देखिए आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही दो टॉपिक्स और हैं जो भाषा के साथ ही जुड़े हुए हैं। एक है व्याकरण और अगला है लिपि। तो इन टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में। ठीक है, 11वीं और 12वीं में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा भाषा, व्याकरण और लिपि। इसमें सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है भाषा का। आज हम भाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है, कौन कौन से इसके रूप होते हैं, कितनी भाषाएं इस पूरे संसार में बोली जाती हैं आदि के बारे में, क्या इसकी परिभाषा है, इसके बारे में हम आज यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस भाषा नामक शब्द के बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये संस्कृत की एक धातु है भाष। उस भाष धातु में आ प्रत्यय के जुड़ने से भाषा नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना आदि। तो यहां पर भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, इस भाषा शब्द का व्यापक या विस्तृत अर्थ क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तो भाषा शब्द के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक का मतलब होता है भाषा जो शब्द लिखा हुआ है हमारे सामने, इस भाषा शब्द की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बोलने का माध्यम। ठीक है, माध्यम यानी माध्यम का मतलब हम जानते हैं खूब अच्छी प्रकार से। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं, अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं मीडियम। कई बार चर्चा होती रहती है कि आप कौन से मीडियम से आए हैं, हिंदी मीडियम से आए हैं, इंग्लिश मीडियम से आए हैं या कोई और दूसरे मीडियम से आए हैं। ठीक है, तो बोलने का माध्यम यानी कोई भी व्यक्ति जिस माध्यम में अपनी बात को रखने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है, वही उसका क्या कहलाता है, मीडियम यानी माध्यमों कहलाता है। तो भाषा जो शब्द है, इस शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का माध्यम। अब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमारा बोलने का माध्यम क्या हुआ, हिंदी, अर्थात हमारी भाषा कौन सी हुई, हिंदी। यदि मैं अंग्रेजी में बात करूं तो अंग्रेजी, या किसी और दूसरी विश्व की भाषाओं के बारे में बात करूं तो उन भाषाओं का व्यक्ति मैं कहलाऊंगा। तो ठीक है, यहां पर शाब्दिक अर्थ हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि भाषा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बोलने का माध्यम, यानी जिस माध्यम को हम हमारे दैनिक क्रियाकलाप में या बोलने में प्रयुक्त करते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। अगले इसके व्यापक या विस्तृत अर्थ के बारे में हम बात करें, विस्तृत, फैला हुआ, व्यापक, इसके बारे में हम बात करें तो भाषा का, भाषा शब्द है, इसका व्यापक अर्थ होगा
भावाभिव्यक्ति का माध्यम। देखिए, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा बोलने का माध्यम, और यदि हम इसके विस्तृत अर्थ के बारे में, व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा करें तो इसका व्यापक अर्थ होगा भावाभिव्यक्ति का माध्यम। भावाभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम। अब देखिए, भावों की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? तो भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से की जा सकती है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए, एक है बोलकर और दूसरा है लिखकर। यानी इन दोनों प्रकारों से ही भाषा की या भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, तो यहां पर मैं पुनः आपको सब बता दूं, एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भाषा शब्द है, यह संस्कृत की भाष धातु है, उसमें आ प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसमें जो भाषा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का माध्यम, यानी मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम को लेकर हम बात करते हैं वही हमारा बोलने का माध्यम कहलाता है। आगे अगर यदि इसके हम व्यापक या विस्तृत अर्थ की बात करें तो भावाभिव्यक्ति का माध्यम, यानी भावों की, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम। और भावों को अभिव्यक्त करने के कितने माध्यम बताए गए हैं? दो, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, अब देखिए, अब भाषा की सामान्य परिभाषा की हम बात करते हैं तो भाषा की सामान्य परिभाषा क्या होगी? देखिए, भाषा की सामान्य परिभाषा वह साधन, भाषा की सामान्य परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगी? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का अर्थ होता है कहना, बताना या प्रकट करना। अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? भाषा की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सामान्य परिभाषा है। आप यदि इसको 2 या 3 बार रिपीट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगी। बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखी गई है, बिल्कुल सीधी परिभाषा है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को, अपने भाव एवं विचारों को, ठीक है ना, इन चीजों का हमको, इन शब्दों पर विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाव कहां जन्म लेते हैं, विचार कहां जन्म लेते हैं। अभी थोड़ा सा हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो देखिए, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य, यहां पर बात हो रही है मनुष्यों की, मनुष्यों की भाषा के बारे में बात हो रही है। तो वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाव कहां जन्म लेते हैं? हृदय में, और विचार मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। तो सामान्य सी परिभाषा है, जहां तक मैं मानता हूं आपको याद हो गई होगी, कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाषाएं कितनी होती हैं, कितने इनके भाषा परिवार होते हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों से पहले एक प्रश्न और हमारे मस्तिष्क में आता है कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई?
भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, भाषा की आवश्यकता के बारे में कुछ कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, भाव एवं विचारों, भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि यदि भाषा ही नहीं होगी तो मनुष्य अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। दूसरा, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। तीसरा, सूचनाओं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, विभिन्न प्रकार के लेखों एवं साहित्य संरक्षण के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। ठीक है, हमारा प्रश्न था कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। तो ये तीन मुख्य कारण हैं, ये बताते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। यदि भाषा ही नहीं होती या भाषा का जन्म नहीं होता तो मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट नहीं कर पाता। तो भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए या प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। दूसरा कारण है विचारों के आदान प्रदान, यानी हम एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकें, इसके लिए भी भाषा की आवश्यकता हुई। तीसरा, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, विभिन्न प्रकार के लेखों और साहित्य संरक्षण के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं भाषाओं के बारे में कि भाषाएं कितनी होती हैं, संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन से भाषा परिवार होते हैं, कितने भाषा परिवार होते हैं, भारत में प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएं हैं वो किन किन भाषा परिवारों से संबंध रखती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी करते हैं। देखिए, तो आपको मैं सामान्य रूप से बता दूं कि इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लगभग, क्योंकि निश्चित तो हम कह नहीं सकते, लेकिन लगभग 3000 से ज्यादा, पूरी दुनिया में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब इन 3000 से अधिक जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। कितने भाषा परिवार? 13 भाषा परिवार। अब देखिए, अब यहां पर मैं 13 भाषा परिवारों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको 13 भाषा परिवार याद नहीं करने हैं। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन 13 भाषा परिवारों में से 2 परिवार ऐसे हैं जिनकी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है, और हमारी हिंदी भाषा है उसका जो संबंध है वो इन 2 भाषा परिवारों में से एक परिवार, जिसे भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, उससे रखती है, और वहीं से हमारी हिंदी का आगे विकास होता है। इसलिए यहां पर 13 भाषा परिवारों के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको 13 भाषा परिवार है वो याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 2 भाषा परिवारों के बारे में ही याद रखना है। और 2 भाषा परिवारों में भी सबसे मुख्य है
जो हमारे हिंदी से संबंधित है, भारूपीय भाषा परिवार, उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक है द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल अल्टाइक, बांटू, काकेशस, सूडानी, बुशमैन, आग्ने, रेड इंडियन, जिसे अमेरिकी भाषा परिवार भी कहा जाता है, जापानी कोरियाई। देखिए द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल अल्टाइक, बांटू, काकेसस, सूडानी, बुशमैन, आग्ने, रेड इंडियन, जापानी कोरियाई, और जो 13वां भाषा परिवार है इसका नाम है भारूपीय भाषा परिवार। अब देखिए इन 13 भाषा परिवारों में से 2 परिवार ऐसे हैं जिनकी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं, भारत के किस भाग में बोली जाती हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखिए द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं और ये चारों भाषाएं हमारे भारत के दक्षिण भाग में बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, एक है तमिल, जो कहां बोली जाती है, तमिलनाडु में। दूसरी है तेलुगु। तेलुगु कितने राज्यों में बोली जाती है, पहले एक राज्य में बोली जाती थी, वर्तमान में 2 राज्यों में बोली जाती है। 2 राज्यों में क्यों बोली जाती है, क्योंकि पहले ये आंध्र प्रदेश की भाषा हुआ करती थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया है और एक नया राज्य सृजित किया गया, तेलंगाना। अब तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की भाषा है, ठीक है। इसके अलावा कन्नड़ जो कर्नाटक की है और मलयालम जो केरल की भाषा है, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं हैं, ये हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जो हमारे भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ठीक है। अब इन भाषाओं से या इस परिवार से भी हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी मूल हिंदी की। तो देखिए एक जो अंतिम भाषा परिवार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारूपीय, ठीक है। अब इसका नाम भारूपीय कैसे पड़ा और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि भारूपीय भाषा परिवार है, इसके और अन्य नाम क्या है। तो देखिए इसके अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, भारूपीय के नाम है ये, ठीक है, इंडो जर्मनिक। दूसरा है इंडो केल्टिक, तीसरा इसका नाम है इंडो यूरोपियन, और एक अन्य नाम है जो वर्तमान में सबसे प्रचलित नाम है आर्य भाषा परिवार।
ठीक है। तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर एक सर्वे से ज्ञात हुआ है कि 3000 से ज्यादा भाषाएं भारत में, पूरे संसार में बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब ठीक है, पूरे संसार में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपको मैं बता दूं कि इसका कोई अनुमान नहीं है कि भारत में, इसकी कोई निश्चित संख्या भी नहीं है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक अनुमान और 2011 की जनगणना को यदि हम ध्यान में रखें तो भारत में लगभग 121 या 122 भाषाएं बोली जाती है। कई जगह 121 मिलता है, कई जगह 122 मिलता है। तो भारत में लगभग 121 या 122 भाषाएं बोली जाती हैं, और यह अनुमान 10,000 व्यक्तियों के बोलने के आधार पर लगाया गया है। यानी किसी भाषा को बोलने वाले 10,000 व्यक्तियों की गणना करके और उसके बाद यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भाषा को बोलने वाले कम से कम 10,000 व्यक्ति होने चाहिए, तभी जाकर उसको एक सामान्य रूप से भाषा के रूप में माना जाता है। तो भारत में 121 या 122 भाषाएं वर्तमान में हैं, जिनमें से मान्यता प्राप्त यानी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे, जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम वहां पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। ये आपके सामने हैं: द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल, अल्टाइक, बांटू, काकेशस, सूडानी, बुशमैन, आग्नेय, रेड इंडियन जिसे अमेरिकी भी कहा जाता है, जापानी, कोरियाई और भारोपीय। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं वो 4 भाषाएं हैं जो हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती हैं: तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है, और भारोपीय भाषा है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक, इंडो यूरोपियन और आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने भाषा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि भाषा किसे कहते हैं। तो वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं हम भाषा के रूप। एक हमने बात की थी कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई, तो आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट ही नहीं कर पाता, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, साहित्य का संरक्षण नहीं कर पाता। तो भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। दूसरा, विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। और तीसरा, सूचनाओं, आंकड़ों, विभिन्न प्रकार के लेखों, विभिन्न प्रकार की जानकारियों और साहित्य के संरक्षण के लिए भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। अब हम बात कर रहे हैं भाषा के रूप। तो देखिए भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2। भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब एक और होता है सांकेतिक। तो सांकेतिक जो रूप होता है वो लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो भाषा के रूपों के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा है यह भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही शामिल की गई है। अब देखिए बात आ रही है मौखिक भाषा की कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, सीधी सी बात है, आप जानते हैं
कि जब व्यक्ति बोलकर अपने भाव विचारों को प्रकट करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले विद्यालय में 8वीं क्लास तक मौखिक परीक्षाएं देते हैं, तो वहां पर शिक्षक के द्वारा मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी के द्वारा मौखिक रूप से उनके जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अब यदि इसकी एक सामान्य सी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी, मौखिक भाषा की परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूं। मौखिक भाषा, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, जब मनुष्य, यहां मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जब मनुष्य मुंह द्वारा बोलकर, जब मनुष्य मुंह द्वारा बोलकर अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, कहता है, बताता है, कुछ भी कह सकते हैं हम। जब मनुष्य मुंह द्वारा बोलकर अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, यानी जब मनुष्य मुंह के द्वारा बोलकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, कहता है या बताता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है या मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए, जो मौखिक रूप है यह भाषा का प्राचीन रूप है। ठीक है, कौन सा रूप है? यह है भाषा का प्राचीन रूप है, क्योंकि सबसे पहले मौखिक भाषा है वही अस्तित्व में आई थी। तो यह भाषा का प्राचीन या प्राचीनतम, कुछ भी कह सकते हैं, प्राचीन रूप है, क्योंकि सबसे पहले मौखिक भाषा ही अस्तित्व में आई, इसी का विकास हुआ। लिखित भाषा है वो लिपि के विकास के साथ ही या उसके आविष्कार के साथ ही विकसित हुई। दूसरा, मौखिक भाषा की एक विशेषता, हालांकि हम लिखित और मौखिक भाषा की विशेषताओं के बारे में, उनके अंतरों के बारे में बात करते हैं, करेंगे आगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि मौखिक भाषा है ये परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। यानी मौखिक भाषा है ये सबसे भाषा का प्राचीन रूप है। दूसरा, ये परिवर्तनशील होती है। और तीसरी, यदि हम इसके बारे में बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के दो रूप मैंने भी आपको बताए, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब हम जो पहला रूप है मौखिक भाषा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, जब मनुष्य मुंह द्वारा बोलकर अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए, मौखिक भाषा के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी की यदि हम बात करें तो मौखिक भाषा है यह भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, क्योंकि सबसे पहले भाषाओं की यदि हम बात करें तो मौखिक भाषा ही अस्तित्व में आई थी। तो भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है? मौखिक भाषा है। इसके अलावा मौखिक भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं होती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा जो ध्यान रखने योग्य बात है, तो यहां पर इसकी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि हम बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, तो इन तीन बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस परिभाषा को भी हमें याद रखना है। अब भाषा का जो दूसरा रूप है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए,
भाषा का दूसरा रूप मैंने आपको बताया, कौन सी भाषा? लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक और भाषा होती है सांकेतिक। उस सांकेतिक भाषा को लिखित भाषा में ही शामिल किया गया है। ठीक है, सांकेतिक भाषा है, उसको लिखित भाषा में शामिल किया गया है। अब देखिए लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो बिल्कुल विपरीत होगी मौखिक भाषा के। भाई मौखिक भाषा में जो मनुष्य है वो बोलकर अपने भाव विचारों को प्रकट करता है, और लिखित भाषा में लिखकर। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब मनुष्य लिखकर अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है तो वह भाषा अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम कहलाता है। जब मनुष्य लिखकर, अब वो किसी न किसी भाषा में लिखेगा अवश्य, चाहे वो हिंदी में लिख, चाहे अंग्रेजी में लिख, या विश्व की दूसरी भाषाओं में लिख। ठीक है, तो जब मनुष्य लिखकर अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, कहता है, बताता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, व्यक्त करता है, तो वह भाषा अभिव्यक्ति का लिखित रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, तो यह इसकी सामान्य सी परिभाषा है कि जब मनुष्य लिखकर अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है तो वह भाषा अभिव्यक्ति का लिखित रूप कहलाता है। अब इसके बारे में भी कुछ सामान्य जानकारी है, जैसा हमने मौखिक भाषा के बारे में पढ़ा कि जो मौखिक भाषा है वो भाषा का सबसे प्राचीन या प्राचीनतम रूप है, तो लिखित भाषा है ये प्राचीन रूप नहीं है, नवीन मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो लिपि का आविष्कार हुआ है उसके बाद ही जो लिखित भाषा है वो अस्तित्व में आई है। तो इसको हम प्राचीन तो नहीं कह सकते, इसको आधुनिक या नवीन कह सकते हैं। तो यह है भाषा का आधुनिक या नवीन रूप है, क्योंकि जब से लिपि का आविष्कार हुआ है तभी से लिखित भाषा है वो अस्तित्व में आई। दूसरा, आपको बताया कि मौखिक भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है। लिखित भाषा कैसी होती है? लिखित भाषा स्थायी होती है, क्योंकि आपको पता है एक बार हमने जो कुछ लिख दिया और उसे सुरक्षित रख दिया तो उसको हम कभी भी देख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमको वो उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था मौखिक भाषा का, कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी बताई थी? मैंने आपको ध्वनि बताई थी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें परिभाषा का ध्यान रखना है, इसको हमको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लिखित और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखित भाषा की परिभाषा की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य लिखकर अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है तो वह भाषा व्यक्ति का लिखित रूप कहलाता है। अब कुछ ये 2-3 बातें हैं, इन बातों को भी हमको लिखित भाषा के साथ याद रखनी है कि जो लिखित भाषा है यह भाषा का आधुनिक या नवीन रूप कहलाता है। लिखित भाषा सदैव स्थायी होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है?
वर्ण होती है। ठीक है, तो ये हुई भाषा के रूप की बात। ठीक है, हमने पढ़ी भाषा की परिभाषा, विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं, भाषा परिवार, उन भाषा परिवारों से भारत की जो भाषाएं जो उनसे संबंध रखती है उन भाषाओं के बारे में हमने सामान्य चर्चा की। उसके बाद अभी हमने चर्चा की है भाषा के रूपों के बारे में। भाषा के दो रूप मैंने आपको बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इन दोनों की परिभाषाएं और इन दोनों भाषाओं के संबंध में कुछ मुख्य मुख्य जो बातें हैं उन बातों के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में और बात करते हैं भाषा की इकाइयां। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे भाषा की इकाइयां। तो देखिए भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या उनकी परिभाषा है और आगे उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए, तो भाषा की जो मूल इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, तो भाषा की निम्न इकाइयां हैं। निम्न कितनी है संख्या? 5। कौन कौन सी है? देखिए, यदि हम आपसे पूछा जाए कि भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं या उनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए भाषा की इकाइयां, तो भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। ठीक है, भाषा की कितनी इकाइयां होती है? 5। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और 5वीं होती है वाक्य। ये भाषा की 5 एक मूल इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये भाषा की 5 मूल इकाइयां होती हैं। अब इन सभी इकाइयों की विस्तृत चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि की। देखिए, हमारी सबसे पहली इकाई है ध्वनि। ठीक है, अब बात आती है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से किसी भी आवाज को ध्वनि कहते हैं, लेकिन हम यहां पर पढ़ रहे हैं व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में या भाषा में ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसकी एक व्याकरणिक परिभाषा है। उस परिभाषा की हम चर्चा करेंगे, उसके उदाहरणों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसकी सामान्य सी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो सामान्य सी परिभाषा क्या होगी? ध्वनि किसे कहते हैं, तो देखिए परिभाषा क्या होगी, क्या इसका आंसर होगा? मुंह के द्वारा किया गया प्रतीकात्मक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। देखिए, मुंह के द्वारा किया गया प्रतीकात्मक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल सामान्य सी सीधी सी परिभाषा है। मुंह के द्वारा किया गया प्रतीकात्मक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य यदि कोई बात है तो वह है प्रतीकात्मक। कि प्रतीकात्मक क्या होता है? ठीक है, तो प्रतीकात्मक, जैसा कि आप अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो अंग्रेजी में सिंबल, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हम सिंबल और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीक।
ठीक है, बहुत सारे प्रतीक होते हैं, जैसे हम बात करें कि ये किसका प्रतीक है, तो ये स्वास्तिक का प्रतीक है, ठीक है। और बहुत सारे प्रतीक होते हैं हमारे, जैसे हम बात करें कि ये किसका प्रतीक है साहब, कि ये झोंपड़ी का प्रतीक है, घर का प्रतीक है, इसके ऊपर यदि हमने एक झंडा लगा दिया तो ये मंदिर का प्रतीक हो गया। ये प्लस का या धन का प्रतीक है, यदि इसको लाल रंग से हम लिख दें तो ये अस्पताल का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी हिंदी है, ये भी कैसी भाषा है, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित प्रतीक की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित प्रतीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कहूं कि कै, तो कै का प्रतीक ये है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे। आप चाहे कहीं पर भी जाकर किसी हिंदी भाषी से इसको लिखवाने का प्रयास करें तो कै को वह इसी प्रकार से लिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, मुंह के द्वारा किया गया प्रतीकात्मक उच्चारण ध्वनि कहलाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरणों के बारे में हम बात करें तो देखिए, हमारे हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम कोई सा भी यहां पर प्रतीक हम लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। जैसे ए, आ, और कुछ लिख दें हम, कै, चे, टे, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा वर्ण, ठीक है। तो देखो वर्ण की बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता। भाषा की वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब होता है लघुत्तम, यानी सबसे छोटी, उससे छोटी कोई भी नहीं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता। विच्छेदित का मतलब आप जानते हैं, विच्छेदित का अर्थ होता है टुकड़े करना, विभाजित करना, खंड करना, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यदि उदाहरणों की हम बात करें तो देखिए, ए, ई, ऊ, री, इसके अलावा और कोई सी भी ध्वनि, के, चे, टे, ते, पे, ये, मे, रे, कुछ भी ले लें हम, और इसके नीचे क्या लगा देंगे हम, हलंत। हलंत लगाते ही इसमें शामिल ए स्वर है वो इससे दूर हो जाता है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में गिनी जाती है। आगे हम बात करते हैं शब्द। आगे बात करते हैं हम शब्द, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक, सार्थक कह दें, अर्थवान कह दें, समूह सबसे मुख्य चीज है इसमें, समूह का होना। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। समूह होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सार्थक यानी अर्थवान होना चाहिए। उस समूह का एक निश्चित अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरणों की यदि हम बात करें तो देखिए, उदाहरणों में जैसे के धन में धन ले बराबर कमल, ठीक है। इसके अलावा जैसे खा, पी, चल आदि, उड़, ये भी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज भाषा की जो मूल इकाइयां हैं उन इकाइयों के बारे में हमने कुछ इकाइयों के बारे में चर्चा की है। आगे अगली जो बाकी की इकाइयां हैं और भाषा का जो
आगे विस्तृत हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।